नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं आपकी बात। राजस्थान जहां पिछले 12 साल से निःशुल्क स्वास्थ्य योजनाओं की बौछार देखने को मिली, जहां भामाशाह से लेकर चिरंजीवी और फिर आयुष्मान योजना के जरिए सभी के फ्री इलाज की स्कीम चलाई गई, लेकिन क्या कभी स्वास्थ्य कर्मियों को बढ़ाने और डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने पर बात हुई है? क्या इनको लेकर किसी ने भी सकारात्मक रुख दिखाया है? इन सवालों का जवाब हनुमानगढ़ से सामने आई तस्वीरों में नजर आता है, जहां जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बाल रोग विभाग में सिर्फ एक डॉक्टर हजारों मरीजों का इलाज करता हुआ दिखाई दिया, जबकि उसी जिले के अंदर 4 बच्चे एक हफ्ते के भीतर बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई है। अब इसी से पता चलता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रशासन का रवैया जो हेल्थ फॉर ऑल का दावा करता है, लेकिन योजनाओं के अलावा बाकी चीजों से किनारा कर लेता है। इस पर सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर जमीनी हकीकत जाननी हो तो एक बार हनुमानगढ़ से अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता है, जहां एक के बाद एक 4 बच्चे मौत के मुंह में समा गए और स्वास्थ्य महकमा कुंभकर्णी नींद में सोया रहा। पहले तो यहाँ के डॉक्टर्स को बच्चों की बीमारी का पता ही नहीं चला और जब तक पता चला तब तक वो मौत के काल के गाल में समा चुके थे। दरअसल इन्फ्लुएंजा बी के लक्षणों के बाद एक 4 बच्चों की मौत हो गई। बावजूद इसके लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या के बीच हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में बाल रोग विभाग में सिर्फ एक ही डॉक्टर है, क्योंकि बाकी 2 डॉक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर गए हैं। इससे समझा जा सकता है कि महकमा कितना गंभीर है लोगों की जान को लेकर। बच्चों के वार्ड के अंदर ये देखिए किस तरह से मरीज यहाँ पे खड़े हैं। क्या समस्या है आपके बच्चों को? खांसी जुकाम है सर इसके। कितने दिन से? काफी दिन हो गए उसके, जुकाम नहीं जा रहा इसके। कितनी उम्र है इसकी? इसकी 1.5 साल है। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो गंगानगर से आई हूँ। गंगानगर से। यहाँ बच्चा कहाँ रह रहा है? ये बच्चा सतीपुरा ही रह रहा है। सतीपुरा में रह रहा है। हाँ जी। ये सतीपुरा जंक्शन क्षेत्र का बच्चा है जिसके अंदर खांसी बुखार का जो लक्षण है ये काफी दिन से है। अब ये यहाँ पे दिखाने हैं। आपके क्या समस्या है इस बच्चे के? बच्चे की थोड़ी खुजली है। बुखार जुकाम खांसी जैसा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कल का जुकाम है, पहले नहीं था। ये हाल तब है जबकि जिला अस्पताल के बच्चों को ओपीडी में खांसी, बुखार और जुकाम जैसे संक्रमण के मरीजों में हर दिन इजाफा हो रहा है। वहीं जिला अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि वो लगातार व्यवस्था मुहैया करवा रही हैं, लेकिन चिकित्सकों की गैर मौजूदगी को लेकर मीटिंग का हवाला दे रही हैं। बच्चों के केस आ रहे हैं अभी ज्यादा, और बाकी मेडिसिन के भी केस हैं, फीवर के। बच्चों के केस ज्यादा आ रहे हैं और कई गंभीर भी हो रहे हैं बच्चे। जिस तरह से अभी जिला अस्पताल के बच्चों के वार्ड के अंदर ओपीडी के अंदर सिर्फ एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, बाकी डॉक्टर्स कहाँ हैं? अभी गए कलेक्टर साहब ने बुलाया, 2 डॉक्टर वेद प्रकाश जी को और कीचड़ जी गए हैं, इसी मुद्दे पे बुलाया है। चलिए मान लिया कि 2 डॉक्टर मीटिंग पर हैं, लेकिन जिला अस्पताल जिस पर पूरे जिले के लाखों लोगों के इलाज का भार है, वहाँ सिर्फ 3 डॉक्टर ऊंट के मुंह में जीरे जैसे नजर आते हैं। वैसे ये हाल सिर्फ हनुमानगढ़ का नहीं है, बल्कि पूरे राजस्थान में डॉक्टर्स की कमी है। WHO के मानक के अनुसार 1000 की जनसंख्या पर एक सरकारी डॉक्टर होना चाहिए। वहीं राजस्थान में 8 करोड़ जनता के उपचार के लिए 55,000 एलोपैथिक डॉक्टर हैं। इनमें से 15,000 सरकारी और 40,000 प्राइवेट डॉक्टर हैं। यानी राजस्थान में 1,500 व्यक्तियों पर सिर्फ एक डॉक्टर है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को 40,000 मैन पावर की तत्काल दरकार है, जिनमें 15,000 नए चिकित्सक सहित 25,000 नए कार्मिक शामिल हैं। और तो और लगातार सरकार की लोगों के स्वास्थ्य संबंधी निःशुल्क योजनाओं में भार और बढ़ गया है। बावजूद इनके न डॉक्टर्स उस हिसाब से भर्ती हो रहे हैं और न ही जिला अस्पतालों के हालात सुधर रहे हैं, जिसके चलते अब हालात खराब होते हैं तो अंजाम हनुमानगढ़ जैसा होता है। हनुमानगढ़ से मनीष शर्मा के साथ एनडीटीवी राजस्थान। तो अस्पतालों के अंदर स्थिति क्या है उसके बारे में हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई है। इससे अंदाजा लगेगा और लगा होगा कि शायद हालात जब जमीन पर जाते हैं तो किस तरीके से बदलते हुए दिखाई देते हैं। प्रशासन और सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। हालांकि अलग अलग स्कीम्स के जरिए
लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है, लेकिन इसका कितना प्रभाव होता है और बहुत सारे सवाल हैं, उनका जरा जवाब तलाशते हैं। और सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ राजस्थान के आईएमए से सचिव डॉक्टर अनुराग शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अरिस्टा के संस्थापक डॉक्टर नसरीन भारती जी कार्यक्रम में हैं। हमारे साथ अलवर जीएमवी के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत मैं इसमें अनुराग शर्मा जी आपसे ही कर रहा हूं। खांसी जुकाम की बीमारी, ये बड़ी लापरवाही इसमें नजर आ रही है। अब अस्पतालों के अंदर जाएं तो स्थिति बड़ी खराब है, डॉक्टर्स की बड़ी कमी है, स्टाफ की बड़ी किल्लत है, जिस वजह से कई वहां पर गड़बड़ियां दिखाई देती हैं। उतना इलाज सही तरीके से मरीजों को नहीं मिल पाता है, लंबा लंबा समय मिलता है अगर कहीं ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं तो। क्या इसका समाधान हो सकता है और क्यों ये परेशानियां बन रही हैं? समाधान बिल्कुल हो सकता है और जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है उसको डेफिनेटली इंप्रूव करने की गुंजाइश अभी भी है। सिमिलरली नर्सिंग स्टाफ और जो पेशेंट का रेशियो है उसको भी सुधार करने की गुंजाइश है। और जो पैरा फ्री बिल्कुल जो इंटीरियर्स में जो चिकित्सालय हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, वहां की मैन पावर को दुरुस्त करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि सबसे ज्यादा मरीज वहीं अगर ठीक हो जाएं और उनका उपचार वहीं हो जाए तो जो शहर की ओर आते हैं, जैसे अभी गंगानगर की पेशेंट एक गांव से पड़ गई तो उसको इस तरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और डेफिनेटली उसका उपचार वहीं हो जाना चाहिए। पर उसके लिए बहुत आवश्यक ये है कि समस्त चिकित्सकीय सुविधाएं जो पेरिफेरी में उपलब्ध कराई जा रही हैं, डॉक्टर्स को भी जो संसाधन जो दिए जाने चाहिए निदान और उपचार के लिए, वो मुहैया कराना आवश्यक है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई कि एक जिले से दूसरे, मतलब हर इलाके के अंदर उतनी बेहतर व्यवस्था हो ताकि एक इलाके से दूसरे इलाके में लोग ना जाएं, क्योंकि वहां पर ज्यादा बर्डन बढ़ जाता है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि फ्री जांच जब से शुरू की गई हैं, व्यवस्थाएं जहां जब ठीक की गई हैं, अलग अलग स्कीम्स के तहत जब सरकार योजनाएं चला रही है, तो जमीन पर उतनी व्यवस्थाएं नजर नहीं आती हैं। मरीजों की संख्या बढ़ गई है लेकिन इंतजाम अस्पतालों के अंदर कम है। इसलिए लोकेंद्र जी, क्या ये एक बड़ी संकट की स्थिति नहीं बन गई है और इसको पहले ग्राउंड पर हमें बहुत बैलेंस तरीके से देखने की जरूरत है? समाधान इसका क्या निकल सकता है, इसको लेकर के चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि स्कीम्स तो कई हैं लेकिन लोगों को फायदा अभी भी नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सरकार के द्वारा प्रयास किए गए, सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले गए और मेडिकल कॉलेज खोलने की वजह से ही वहाँ चिकित्सा सुविधाएं और चिकित्सकों को ने ज्वाइन किया वहाँ पे और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। इन्हीं चिकित्सा सुविधाओं के साथ अगर जागरूकता कार्यक्रम किए जाएं और लोगों को जागरूक किया जाए कि किस तरह से बीमारियों से बचा जाए, बीमारी के बचाव के उपाय किए जाए, तो ये जो इतनी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो नहीं हो, ऐसा। और उसके अलावा डॉक्टर अनुराग ने जो कहा वो भी एक जायज है कि इस समय चिकित्सक का जो डॉक्टर पेशेंट का रेशियो है या पेशेंट नर्सिंग स्टाफ का रेशियो है वो डेफिनेटली कमी है और बजट में प्रोविजन होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा चिकित्सकों की नियुक्ति हो। हर जिले वाइज चिकित्सक जो मेडिकल कॉलेजों में जरूरत है, मेडिकल कॉलेज में पोस्टें अगर खाली हैं तो उनको भरा जाए तुरंत एडॉक बेसिस पे। ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, जांच के लिए और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो अस्पतालों के अंदर तकनीकी रूप से दिखाई भी देने लगी है। लेकिन अब जैसे टेक्नीशियन की बात है, डॉक्टर्स की बात है, मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन जो स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ अभी भी उतनी है। नए डॉक्टर्स आ नहीं रहे हैं, भर्तियां हो नहीं रही हैं। इसको लेकर के आपको नहीं लगता कि इम्बैलेंस थोड़ा सा नजर आता है? नहीं, नए डॉक्टर्स तो बहुत आ रहे हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुल गए और जो राज्य में काफी सारे मेडिकल कॉलेज खुले तो उनमें चिकित्सक आने शुरू हो गए और भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अपन चिकित्सकों की कमी है या वो है, बस ये है कि उनकी जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट किया जाए और अडॉक बेसिस पे रिक्रूट कर लिया जाए। अगर जैसे रेगुलर भर्ती में अगर समय लग रहा है तो हर जिले में, हर मेडिकल कॉलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जहां भी पद रिक्त है वहाँ रेगुलर बेसिस पे भरा जाए। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि चिकित्सक जो है बहुत सारे पदों पे चिकित्सक या तो जैसे पीजी करने चले जाते हैं इसलिए खाली रहते हैं पद, या फिर दूसरे अन्य जगह उनके ट्रांसफर हो जाते हैं, अन्य जगह पोस्टिंग करा लेते हैं। उस वजह से कुछ रिमोट एरिया में चिकित्सकों की कमी रहती है, उसको लोकल तरीके से भर सकती है और भरा जाता है। उस तरह की प्रक्रिया की जा सकती है। या जैसे दूसरे स्टेट्स में इस तरह के प्रोविजन होते हैं कि महीने के हर मंगलवार को या एक सेकंड या लास्ट मंगलवार को
रिक्रूटमेंट किया जाए, जिससे किसी भी तरह का कोई पद, चाहे डॉक्टर्स का हो, नर्सिंग स्टाफ का हो, पैरामेडिकल का हो, कोई पद रिक्त नहीं रहे। अगर रिक्त नहीं रहेगा तो किसी तरह की सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी। ये एक बहुत जरूरी प्रोविजन है कि रेगुलर अडॉक या जिस भी प्रोविजन से रेगुलर पोस्टिंग से पोस्टों को भरा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो अभी हमने बात की सिर्फ शहरों के हिस्से की, लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों में चले जाएं नसरीन भारती जी, तो स्थिति और भी ज़्यादा हमें थोड़ी सी ख़राब नज़र आती है। अब जैसा बता भी रहे हैं लोकेंद्र जी कि भाई जो पोस्टिंग है वो रिमोट एरिया में लोग नहीं चाहते हैं, शहरों की तरफ लोग ज़्यादा लेना चाहते हैं पोस्टिंग, तो ये एक परेशानी होती है। दूसरा, इंफ्रा पहले से ही डेवलप नहीं है। हालांकि अब सरकार जो है बहुत हद तक कोशिश कर रही है कि ग्रामीण इलाकों तक भी वो बेहतर सुविधाएं मिल सकें। अब इसलिए क्या होता है कि वो दूर दराज के इलाकों से शहरों के अंदर आते हैं, शहरों में भी जो हॉस्पिटल्स हैं, जो वहाँ पर व्यवस्थाएं, वो थोड़ी कम नज़र आने लगती हैं फिर, क्योंकि जितनी स्ट्रेंथ हो जाती है वहाँ पर लोगों की भीड़ ज़्यादा होने लगती है। क्या ग्रामीण इलाकों पर वहाँ की व्यवस्थाओं पर ज़्यादा नज़र बनाने की ज़रूरत है? बेशक। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू और एनडीटीवी को भी। जो अभी हनुमानगढ़ का जो मसला अभी चल रहा है, वहां पर 4 बच्चों की जो डेथ हो गई, और उसमें अभी आपने जैसे बोला ग्रामीण इलाकों में चिकित्सकों की डेफिनेटली बहुत कमी है। हमारे यहाँ जो इन सर्विस डॉक्टर्स हैं उनका कैडर 18,000 का है, और 18,000 में से अभी 15,000 के करीब ही वर्किंग है। मतलब उसमें करीब 3,000 डॉक्टर्स की तो उसमें कमी है, और स्पेशलिस्ट की भी कभी जग जाहिर है। क्योंकि और हमारे यहाँ जो रेशो डॉक्टर वर्सेस पेशेंट है, जैसी अपनी पॉपुलेशन है राजस्थान की, उस हिसाब से एक मतलब डॉक्टर 1,000 पर होना चाहिए। वैसे तो हमारे यहाँ 1,000 पर नहीं है, उसके अलावा हमारे यहाँ तो 1,500 से 2,000 के बीच में एक डॉक्टर है। हालांकि गवर्नमेंट डॉक्टर हो चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर्स हों, ओवरऑल मिला के प्राइवेट और गवर्नमेंट डॉक्टर्स के मिला के भी अभी आज की तारीख में राजस्थान में डॉक्टर्स की कमी जो जग जाहिर है। रिमोट प्लेसेस पे डॉक्टर्स जाना नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं है। रिमोट प्लेसेस पे भी डॉक्टर जा रहे हैं, जब भी तो ये गांव और ढाणी में हमारे इन सर्विस डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। ये बात सही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल छोटी जगहों में मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर्स या स्पेशलिस्ट कम खोलते हैं, सब अब शहरों की तरफ भागते हैं, ये बात सही है। लेकिन वहां पर जो ये आरएमपी वगैरह भी बैठते हैं, लेकिन हम तो अपनी डॉक्टर्स की इन सर्विस की बात कर रहे हैं। हमारे इन सर्विस डॉक्टर्स राजस्थान के गाँव और ढाणी में है। इसके अलावा जो अभी राजस्थान की 2011 से जो योजना है हमारी, मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना में, मुख्यमंत्री दवा योजना, मुख्यमंत्री जननी सुरक्षा योजना, दुनिया भर की योजनाएं भी लॉन्च कर दी गई 2011 के बाद से। उसमें क्या योजनाएं बढ़ने से मरीज का आवागमन बढ़ गया, राजस्थान के अस्पतालों में उनके फुटफॉल बढ़ गया। उस वजह से पहले तो प्राइवेट में डिलीवरी कराने जाते थे, अभी चिरंजीवी योजना और दूसरी योजना डिलीवरी सब कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर हो रही है हमारे सरकारी अस्पतालों में। इस वजह से डॉक्टर्स जो हैं ओवरऑल उनकी कमी होती है, और साथ में डॉक्टर्स को ड्यूटियों पर जाना पड़ता है। आप जानते हैं कभी वीसी हो रही है, कहीं कहीं कैंप लग रहा है, कहीं कहीं कलेक्टर साहब की मीटिंग है, कहीं कुछ और है, कभी हमारे डिपार्टमेंटल मीटिंग्स हैं, या फील्ड में भी जाना पड़ता है, इम्यूनाइजेशन है, कुछ दूसरी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें वहां का है कि जो मेडिकल ऑफिसर है ना, वो डॉक्टर कम क्लर्क ज्यादा हो गया है आज की तारीख में। वो सारे कामों को ढोता हुआ अपनी जिम्मेदारी उठा रहा है। अब जो ये घटना हुई है घटित, वहां 3 डॉक्टर पीडियाट्रिशियंस हैं, आपको पता है। 3 में से 2 ड्यूटी पर गए हुए थे, अपनी वीसी अटेंड करने गए थे, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। जो उनको उनका पीएमओ बोलेगा वो जाएगा करने डेफिनेटली। तो इस वजह से जो डॉक्टर्स की ड्यूटी आवर्स में जो काम उनसे लिया जा रहा है, आप उनसे पेशेंट दिखा लो तो डेफिनेटली बेनिफिट किसको मिलेगा? मरीजों को मिलेगा। ये भी देखिए, ये भी परेशानी है डॉक्टर्स के सामने, क्या क्या परेशानियां होती हैं। इतनी लग रही है, पूरा कंप्यूटराइजेशन हो गया, हर चीज को कंप्यूटर पे फीड करो, इसकी रिपोर्ट भेजो, उसकी रिपोर्ट भेजो, इसको मतलब दिन रात यही लगा रहता है। आप डॉक्टर्स की कमी है, साथ में डॉक्टर्स का मिसयूज भी हो रहा है। उनका जो फैकल्टी है, जो उनका प्रॉपर काम है, वो काम उनसे नहीं लिया जाता, उनसे दुनिया भर के एक्स्ट्रा काम कराए जाते हैं। एज ए डॉक्टर बिठाओ ना वो ओपीडी में बेड देखने, क्यों नहीं देखेंगे? और उनके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है। ठीक है अनुराग जी, बर्डन बहुत ज्यादा है। एक सवाल ये भी है, और ये बड़ी जायज सी बात है कि डॉक्टर को मरीजों को देखने के अलावा बहुत सारे काम दे दिए जाते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि अमूमन एक आइडियल सिचुएशन क्या होती है, एक मरीज को देखने के लिए कितना समय एक डॉक्टर को चाहिए होता है, और कितना राजस्थान के अंदर डॉक्टर्स दे पाते हैं? बेशक, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैंने नसरीन भारती जी, मैं जरा इसमें अनुराग इसमें अनुराग जी को जरा जोड़ लेता हूं। अनुराग जी से ये सवाल था। अनुराग जी, एक बार सर इस पर मैं ये बताना चाह रही हूँ, हमारे यहाँ राजस्थान में हम एक डॉक्टर 1 मिनट भी नहीं दे पाता एक मरीज को देखने के लिए, क्योंकि हम जो ओपीडी में ड्यूटी करते हैं, हमारे यहाँ 3-3 हजार का ओपीडी चलता है एट ए टाइम।
तो हम, जबकि होना क्या चाहिए, मिनिमम 15 to 20 मिनट्स तो एक मरीज को देने चाहिए ना। जब मिनिमम 15 to 20 मिनट्स आप नहीं दे पा रहे हो तो मरीजों का जो बर्डन है उसको, क्योंकि उसको मीट आउट करना है कि डॉक्टर्स को सारे मरीजों को दवा देके अपना निकाल दें, तो इस वजह से वो मिनिमम 1 मिनट भी नहीं दे पाते, या किसी को चेक करना है मुश्किल से तो 2-3 यानी कि मिनट के मरीज अंदर को ही सही तरीके से OPD डायग्नोस निकाल भी नहीं कर पाते पाते हैं, पता हैं। नहीं चल पाता है कि असल में क्या परेशानियां हैं। और आप समझिए कि 1 मिनट के अंदर अगर एक मरीज को देखा जा रहा है, उसको जाना जा रहा है, समझा जा रहा है, तो कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा। मैं इसमें अनुराग जी को जोड़ लेता हूं। अनुराग जी, इसमें आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से समय का अभाव है और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि भारतीय चिकित्सक की जो सक्षमता है वो अद्भुत है। वो इतने मरीजों को एक साथ देख के उनका निदान और उपचार कर पाता है। और आप देखिए, इसीलिए हमारा परचम पूरी दुनिया में चिकित्सा के जगत में लहराता है इसी बात पर कि हम बहुत सक्षम हैं इसमें, क्योंकि हम इतने मरीजों को देखने में और हमारी जीवन भर में उसमें इतने देख पाते हैं। पर हाँ, जो समय की बात है, डॉक्टर नसरीन सही कह रही हैं, एक आइडियल टाइम तो 15 से 20 मिनट एक मरीज का होता है, पर अपितु ये जो डिफरेंस है, जो कि 1 मिनट से कम में भी मरीज को देखने की बाध्यता आ जाती है, ये बहुत ज्यादा है। इसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि मरीजों का बंटवारा हो और डॉक्टर्स अधिक मौजूद रहें। अभी जो हनुमानगढ़ की बात है, इसमें मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो इन्फ्लुएंजा बी से जो ये ग्रसित बच्चों की मृत्यु हुई है, इन्फ्लुएंजा बी बहुत इजीली डायग्नोज नहीं होता है। मैं खुद पीडियाट्रिशियन हूं। हाँ। और इन्फ्लुएंजा के लक्षण सबके कॉमन होते हैं, सब समान कॉमन फ्लू के साथ ही बच्चे, जैसा अभी भी 2 बच्चों को दिखाया, खांसी जुकाम बुखार, खांसी जुकाम बुखार के साथ आते हैं। पर ये कभी कभी बहुत विकराल रूप ले लेता है और ये निमोनिया और एनकेफेलाइटिस, इस तरह की भयानक बीमारियों में कन्वर्ट हो सकता है और उससे मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं बच्चे। इन्फ्लुएंजा बी की एक वायरल पैनल होती है, उसके थ्रू चेकअप होता है, जो कि बहुत बड़े राजधानी उसमें या और बहुत बड़े शहरों में ही ये सुविधा उपलब्ध होती है। आमतौर पे ये आसान कार्य नहीं है इसका, एक वायरल पैनल के तहत, और इसमें घंटों से लेकर कुछ दिन तक भी जांच की जो रिपोर्ट है उसमें आने में समय लग सकता है। तो सबसे पहले उसको ये पहचानना कि इन्फ्लुएंजा बी हो सकता है, फिर उसके अनुसार उसकी जांच कराना और फिर उसका उपचार शुरू करना और रिपोर्ट का इंतजार करना। अच्छा, एक बड़ी आपने अच्छी बात कही है अनुराग जी, समझाने के लिए हमारे दर्शकों को कि इन्फ्लुएंजा, भाई लक्षण तो सभी के लगभग समान ही होते हैं, लेकिन कैसे आपको अंतर करना है, क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट आने में तो समय लगेगा। तो उससे पहले आपको एहतियाती तौर पर क्या और सावधानी, और कैसे आपको जान पाए कि भाई ये खतरनाक है। आप यही मैं अभी डॉक्टर लोकेंद्र ने जो सबसे पहला अपना वाक्य बोला था कि जागरूकता बहुत ही जरूरी है, मैं यही कहना चाह रहा था कि जैसे ही आप जो बच्चे का अगर बुखार नीचे नहीं आ रहा है, या बच्चे को लगातार उल्टियां हो रही हैं, या बच्चे को सांस में तकलीफ हो रही है, उसकी जो पसलियां चलती हैं जो आमतौर पे देख पाते हैं पेशेंट के अटेंडेंट्स, अगर ऐसा कुछ लक्षण है तो तुरंत पहुंचना है। ये स्थितियां विकट हैं, इनमें अपने को देर नहीं लगानी है डॉक्टर तक, क्योंकि डॉक्टर तक देर से पहुंचने से बहुत कुछ इसमें नुकसान हो सकता है। और इसमें इन्फ्लुएंजा का टीकाकरण पूरी दुनिया में होता है, और जो अभी इन्फ्लुएंजा का टीका उपलब्ध है वो 4 स्ट्रेन्स को कवर करता है, जो H1N1 को कवर करता है, और इन्फ्लुएंजा बी जिससे अभी मौत हुई है 2 बच्चों की, इसकी भी 2 स्ट्रेन्स को कवर करता है। जो अभी हमारे हेमिस्फीयर में स्ट्रेन्स प्रिवलेंट है इसकी, वो ऑस्ट्रिया स्ट्रेन और फुकेत स्ट्रेन प्रिवलेंट है, जिसके लिए बाकायदा टीका उपलब्ध है। तो ये सरकार का निदान और उपचार तक पहुंचने से पहले सरकार का ये भी बहुत बड़ा दायित्व है कि इसमें जागरूकता अपनी लोगों के बीच में पहुंचाएं और उनको लक्षणों के प्रति और उनको टीकाकरण के प्रति जागरूक करें। बिल्कुल, ये जागरूकता ही सबसे बड़ा समाधान है, और इसलिए जागरूक अगर हो जाएं लोग तो जाहिर तौर पर ये जो परेशानियां नजर आती हैं, बीमारी जो है उसके बारे में पहले से पता चल जाए तो बचाव के बहुत सारे उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। मैं इसमें लोकेंद्र जी को भी जोड़ लेता हूं। लोकेंद्र सर, एक चीज़ इसमें बताइए थोड़ा सा कि ये तो पता चला कि लक्षण कैसे हैं, पहचान लिया, लेकिन बहुत हद तक जो सिमिलर इसके लक्षण नज़र आते हैं, तो इसके साथ साथ भाई पेरेंट्स भी तो इसमें ध्यान रखेंगे। अगर जागरूकता नहीं बन रही है, लोगों को नहीं पता है, तो कैसे आइडेंटिफाई कैसे हो। और क्योंकि इस केस के अंदर भी देखा गया कि लोगों के मन में सवाल उठा कि भाई क्या ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो जब ये 2 केसेस सामने आ गए, उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं, खतरनाक ही बीमारी भी है।
नहीं, जैसा कि अनुराग ने काफी कुछ इस बारे में बताया कि जो इन्फ्लुएंजा बी और इन्फ्लुएंजा की है जो एक इन्फेक्शन है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जैसे अपन ने पहले पूर्व में भी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया, उस वजह से ये बीमारी थोड़ी कम हुई। उसके अलावा जो साल भर जो जागरूकता की जाती है, हैंड वॉशिंग टेक्निक की जागरूकता बहुत जरूरी है, जिससे ये ज्यादा फैले नहीं। दूसरा, कोविड प्रोटोकॉल को अगर फॉलो करते हैं, मास्क लगाते हैं तो इससे ये फैले नहीं और बचाव रहे। और जो जिन बच्चों को अगर इस तरह का इन्फेक्शन है तो बहुत जरूरी है कि उनको स्कूल जाने से रोकें और जिससे और बच्चों को नहीं फैले, ये बहुत जरूरी है। बाकी ऐसे अच्छा इस चीज की भी जागरूकता बहुत जरूरी है कि लोगों, जैसा कि आपके माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, इस बीमारी के प्रति घबराएं भी नहीं, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल है। दूसरा, इसको ये सेल्फ लिमिटिंग भी है, ये ज्यादातर केस में अपने आप ठीक हो जाती है। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और बीमारी, लेकिन चिकित्सकों की सलाह लेना, चिकित्सकों को दिखाना और बचाव के लिए जागरूक होना। बचाव में जैसे हैंड वॉशिंग टेक्निक हो गई। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टीकाकरण के प्रति आजकल बहुत लापरवाही है। टीकाकरण जिन जिन चीजों के अवेलेबल है उनके टीकाकरण के लिए जाना चाहिए, जैसे अनुराग जी ने बताया, डॉक्टर अनुराग ने। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, इन चीजों के लिए आप जागरूकता करें। मेरा मीडिया के माध्यम आप लोगों से भी अपील है कि आप बचाव में पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन, प्रिवेंशन और सर्विलेंस, इन चीजों की जागरूकता बहुत ज्यादा करें। इन चीजों की जितनी ज्यादा जागरूकता होगी उतनी ज्यादा अपना हेल्थ बजट भी कम होगा, उतनी ज्यादा चिकित्सकों की रिक्वायरमेंट कम होगी। कि पेरीफ्री में, गांव में चिकित्सक अगर कम है तो उनको और कामों में, जैसा बताया नसरीन भारती ने, और कामों में बिजी है। वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे जो स्टाफ होते हैं उनकी भी कमी होती है पेरीफ्री में, क्योंकि पेरीफ्री में हर कोई वहाँ पेरीफ्री में जाना नहीं चाहता। अगर भेजा भी जाता है तो दूसरे जगह एंगेज रहते हैं, या पोस्टें कम होती हैं, या लोग पहुंचते नहीं है। ठीक है, ये सब कारणों से तो इस पर नजर बनाने की जरूरत है। मैं लेकिन इसमें डॉक्टर नसरीन जी को भी जोड़ लेता हूँ। नसरीन जी, एक चीज इसमें थोड़ा सा जल्दी बताइएगा कि अब ये दबाव तो बन रहा है। आपने कहा कि कई स्कीम्स चल रही हैं और उस स्कीम के जरिए जो है लोग और या फिर मरीज जो हैं वो अस्पतालों में ज्यादा वो आने जाने लगे हैं। तो अब इसके लिए व्यवस्था तो होना बड़ा जरूरी है ना। स्कीम्स तो बिल्कुल ठीक चल रही है कि भाई लोगों को फायदा मिल रहा है। मेन कारण इसका यही है कि जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है हमारे राज्य में, उसी हिसाब से हमारी डॉक्टरों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। हालांकि इसके लिए पूर्व सरकार ने काफी मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए हैं और उनमें बच्चे फर्स्ट सेकंड एमबीबीएस में भी आ गए हैं। किसी जगह तो फर्स्ट ईयर हो गया और सेकंड एमबीबीएस भी शुरू हो गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ सालों में ये बच्चे, डॉक्टर्स की संख्या ज्यादा निकलेगी और उससे ये डॉक्टर्स की जो कमी हमारे राजस्थान में है उससे हम पूरी कर पाएंगे। दूसरा यह है कि जो भर्तियां अभी प्रेजेंटली हमारे लिए नीडेड हैं, तो अभी रिसेंटली अभी 3-4 दिन पहले भी भर्ती 1700 डॉक्टरों की राज्य सरकार ने निकाली है। राज्य सरकार बेशक अपनी तरफ से बहुत कोशिशें करती है, मैं समझती हूँ, और राज्य सरकार की कभी भी कमी नहीं है। लेकिन एक में अभी हमारा बजट पेश होने वाला है, उसके लिए एक सुझाव देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जरूर किया जाए मिनिस्टर साहब को, कि हमारा जो बजट है मेडिकल एंड हेल्थ का, उसको हमारे, आप समझ सकते हैं, पूरे बजट का 2% होता है, जबकि इसको मिनिमम 5 से 10% इसको बजट के अंदर शामिल किया जाए। ये एक सुझाव भी है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो न सिर्फ बीमारी के लक्षण और कैसे उससे बचा जाए ये हमने जाना है, बल्कि साथ ही साथ क्या परेशानियां आती हैं और कैसे उसका समाधान किया जा सकता है, इस पर भी हमने बात की है। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।